हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंटिन्यू क्लास रहेगा। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर बेस्ड डिस्कस करना शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत हुई थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप विद देयर करेक्ट आंसर डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में भी हम उसी चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से ही बेस्ड जो भी पॉसिबल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे, हम उनको ही डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है, हमने जान लिया है। आज हम उसके आगे बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे आज। एंड द क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। जिसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड ऑप्शन डी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका स्लोप किधर जाता है। यूं कहें कि जो ढाल है उत्पादन संभावना वक्र का, वो किधर की तरफ गिरता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ऑलरेडी बोला है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप फॉल किधर करता है। ठीक है। ऐसे जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत सिंपल है, आपको आसानी से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तब तो ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। बट जब ये क्वेश्चंस बनकर आ जाता है, वो भी मल्टीपल चॉइस में विद वेरियस ऑप्शंस, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में है कि उसका स्लोप किधर जा रहा है, ढाल किधर जा रहा है। आपसे शेप नहीं पूछ रहा, आपसे कुछ और नहीं पूछा जा रहा है, आपसे स्लोप के बारे में बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये जो कर्व हमने बनाया, ये कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो जब ऑप्शन आप देखोगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट नहीं, वैसे ये है लेफ्ट टू दी राइट, लेकिन यहाँ पे स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप स्लोप जब बताओगे ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता हुआ जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है अवेलेबल ऑप्शंस में से, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। ऑप्शन ए नहीं होगा फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि लेफ्ट टू दी राइट भी तो है, बट यहाँ पर आपसे स्लोप के बारे में पूछ रहा है और हिंट कर दिया है कि बताओ वो किधर गिरता है। ठीक है। बॉटम टू टॉप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी फ्रॉम राइट टू दी लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शॉर्ट में पीपीसी भी बुलाते हैं, उसका जो स्लोप है वो हमेशा याद रखेंगे टॉप टू दी बॉटम जाता है। अच्छा, अगर यही सेम सवाल रहे कि पीपीसी का शेप कैसा होता है, स्लोप की जगह पर आपसे अगर शेप पूछा जाएगा तब आंसर चेंज होगा। शेप जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। चलिए देखें आगे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हम वो भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ द कर्व
which shows economic problem. Option A, production curve. Option B, demand curve. Option C, indifference curve. And option D, production possibility curve. ठीक है, क्वेश्चन है कि उस कर्व का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या के बारे में आपको बतलाता है, या वो कर्व बतलाए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है, आर्थिक समस्या को दर्शाता है। अब ऐसा कौन सा कर्व है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझे। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? जो कि हम सबको मालूम है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से चॉइसेस करने पड़ते हैं, चॉइस बनाना पड़ता है। अब जब आपको चुनाव करना पड़ेगा तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, ये आपको एक तरह का इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यही है मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही है। बाकी तो इसके अंदर आप फिर इसको डिटेल में पढ़ते हो। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी होती है, फिर चुनना पड़ता है, और किसको चुने न चुने ये अपने आप में समस्या होती है। तो उस चॉइस की जो प्रॉब्लम है उसको दिखाने वाला, दर्शाने वाला कर्व कौन सा है? ऑप्शंस में से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन कर्व। उत्पादन का जो वक्र है वो उत्पादन से संबंधित है कि प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके कितना कितना क्या क्या चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन कर्व में कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं डिमांड कर्व, ऑप्शन बी। देखो ये भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज डिमांड कर्व में हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से ये पढ़ते हैं कि बीइंग अ कंज्यूमर, एक व्यक्ति जो है वो अपने अवेलेबल इनकम की मदद से वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए, बाजार में मौजूदा कीमतों को देखते हुए कितना कितना कैसे कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है या डिमांड करता है। तो ये एक कंज्यूमर से रिलेटेड बात हो गई, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नहीं बताता। ऑप्शन सी पर आए इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व भी आपका सही जवाब नहीं है, क्योंकि उदासीन वक्र इंडिफरेंस कर्व ये बतलाता है कि एक कंज्यूमर अपने अवेलेबल इनकम से दो डिफरेंट गुड्स के अलग अलग बंडल को जब कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो उन्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये भी इंडिफरेंस कर्व भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं करता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जरा आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझना है कि व्हाट इज दिस कर्व। तो अभी अभी हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या बताता है। दो वस्तुएं हैं, सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई, ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं के अलग अलग मात्रा को प्रोड्यूस करना है, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर अगर गुड वाई की ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहेगा तो गुड एक्स की कम क्वांटिटी को ही वो प्रोड्यूस कर पाएगा। दोनों वस्तुओं के ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अगर वो एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा तो उसे वाई के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। अगर वो एक्स बढ़ाना चाह रहा है, आप एरो देखो, तो वाई के प्रोडक्शन को उसे कम करना पड़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको एक अलग कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगेन वो एक्स के प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहेगा, वाई के प्रोडक्शन को उसे और कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोड्यूसर को अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलता चला जाता है। अगर वो और ज्यादा से ज्यादा एक्स बनाना चाह रहा है तो उसको वाई का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा।
इस तरह से जब आप इन तमाम पॉइंट्स को मिलाते हुए कर्व बनाते हैं तो इसी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। ये पीपीसी आपको ये बतला रहा है कि एक वस्तु के एडिशनल क्वांटिटी को बनाने के लिए अगले के एडिशनल क्वांटिटी को घटाना पड़ता है। अगर आप डेल्टा एक्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डेल्टा वाई घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बतला रहा है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्स और उस लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से हमें बहुत ही वाइजली सिलेक्शन करते हुए तमाम किस्म के गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जिससे कि हम नीड को भी सेटिस्फाई कर सकें और नीड को सेटिस्फाई करते हुए प्रोडक्शन के उस लेवल तक हम पहुंच सके जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो हो सके। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपको आर्थिक समस्या और उससे संबंधित जो केसेस हैं या जो सिचुएशंस हो सकते हैं उसके बारे में बतलाता है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उस कर्व का नाम बताइए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दर्शाता है, वो कर्व है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 and the question is which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक इस तरह का क्वेश्चन ना आपका होता ही होता है। इस चीज को तो जरा आप ध्यान दे दीजिएगा कि एक इस पैटर्न का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक aggregate, option C national income, and option D none of the above। ठीक है, क्वेश्चन है कि फॉलोइंग में से किसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल और यू कैन से इंडिविजुअल। तो जब भी आप एक यूनिट की स्टडी करें या स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक फैक्ट्स की स्टडी करें तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और ऑप्शंस में से देखो, पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक। सारे देख लेने जरूरी है। पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है कि यही होगा, इंडिविजुअल यूनिट को ही माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, बट बाकी के ऑप्शंस भी एक बार आप जरूर देख लें। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम में फटाफट से कोई ऑप्शन देखे, उसको टिक किया और आगे बढ़ गए, ये नहीं करिएगा। एक बार सारे ऑप्शंस को जरूर देखिएगा, इनफ वक्त होता है आपके पास। तो ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एग्रीगेट। देखिए एग्रीगेट तो मैक्रो का पार्ट है, ऑप्शन बी नहीं है। सी है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मैक्रो का पार्ट है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो नहीं है, तो ऑप्शन ए यानी कि इंडिविजुअल यूनिट ही हमारा राइट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करते हैं। मूव किया जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो द क्वेश्चन इज which of the following is a branch of
माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो क्वेश्चन इज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इनमें से कौन सा ब्रांच है. ऑप्शन देखिए, हालांकि सवाल तो आपको सेम ही लगेगा बट ऑप्शन अलग है, तो ये एक डिफरेंस है क्वेश्चन में. प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ऑप्शन डी है ऑल दी एबव. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच के अंदर आता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्रांच की बात अगर हम कर रहे हैं तो माइक्रो मतलब हो गया इंडिविजुअल अगेन, और इंडिविजुअल लेवल पर जब हम स्टडी करें तो उसके ऑप्शंस अगर आप देखते हो कि क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, वस्तु की कीमत का निर्धारण. ठीक है, ऑप्शन ए, इसको भी होल्ड करके रखते हैं. माइक्रो के अंदर हम वस्तु की कीमत के निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं. ऑप्शन बी है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन. प्रोडक्ट प्राइस मतलब हो गया कोई भी वस्तु, उसकी क्या कीमत होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं. ऑप्शन बी में है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन. फैक्टर प्राइस मतलब हो गया उत्पादन के जो साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो चार मेन फैक्टर्स हैं, इन चारों फैक्टर के को उनके काम के बदले में मिलने वाला जो धन है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, तो ये सब का डिटर्मिनेशन हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं. इसको भी जरा होल्ड करें. ऑप्शन सी है इकोनॉमिक वेलफेयर, समाज का कल्याण, एंड ऑप्शन डी जो है वो है ऑल दी एबव. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है क्योंकि माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल की स्टडी कर रहे हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे जब आप स्टडी करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है. जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर पूरे अर्थव्यवस्था के कल्याण की बात हो गई, तो ये माइक्रो का पार्ट तो नहीं लगता है. अब जब सही जवाब न मिले तो जवाब ढूंढने का तरीका गलत वाले को पहले हटाते जाइए. ठीक है, तो ऑप्शन सी तो नहीं लग रहा. जब ऑप्शन सी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हट गया, ऑल दी अबव तो नहीं हो सकता है. अब इसमें आते हैं, अगर हम आगे देखें फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम चैप्टर का पार्ट लग रहा है ये, कि हम हर एक फैक्टर को उसके काम के बदले में क्या कीमत पे करते हैं, क्या प्राइस देते हैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं मैक्रो का पार्ट है. तो आप ऑप्शन ए कह सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन. यहाँ पे भी हालांकि ये डाउटफुल मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेंशन नहीं है कि एक प्रोडक्ट की कीमत का निर्धारण है कि नहीं है. ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा. बट ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं कि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, करीब वाला ऑप्शन ढूंढना है. अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो आप जो सबसे नजदीकी ऑप्शन लगता है आप उसको ढूंढ सकते हो. तो ऑप्शन ए जो है वो आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो सकता है. एक वस्तु की कीमत का निर्धारण हम उसके डिमांड और उसके सप्लाई से लगाते हैं कि यहाँ पे डिमांड कितना है उस वस्तु का और सप्लाई कितना है. दोनों एक दूसरे को जहाँ मीट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है, वहीं पर हम उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मात्रा का निर्धारण करते हैं. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस जरूर करते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक आप इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे ऑप्शन नंबर ए को सही पिक करेंगे कि प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन हो सकता है. ये कब होगा? जब आपके ऑप्शंस ऐसे हैं. ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शंस अलग हो तो हमारा आंसर जो है वो अलग हो जाए, बट फिलहाल के लिए फॉर नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए होगा.
मूव करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 and the question is which problem of an economy is related to the choice of technology of प्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी, हाउ टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर सी, what quantity to produce, and option number D है for whom to produce। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि कौन सा प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी का वो रिलेटेड होता है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के सिलेक्शन से। प्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन सा टेक्नोलॉजिकल तरीका, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जानी चाहिए, इसके सिलेक्शन से रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने जब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, मेन 3 प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम के तौर पे जो जाने जाते हैं। मुख्य रूप से सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहली समस्या या चुनौती आप कह सकते हैं वो है क्या बनाया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी जो मुख्य समस्या है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे बनाया जाए। तीसरी जो मुख्य समस्या है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि जो भी उत्पादन कर लिया गया है वो किसको, किसमें, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये तीनों प्रॉब्लम दिखने में छोटे छोटे हैं, बट इसके बैकग्राउंड में, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में मेनली ये रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ विच गुड शुड बी प्रोड्यूस, कौन से तरह की वस्तु को पहले बनाया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं तो हम सबको नहीं बना सकते हैं, तो उनमें से कौन सा बनाए नहीं बनाए, ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस में कि चलो सिलेक्शन हो गया कि कौन से वस्तु को बनाना है, अब मुख्य रूप से जो चुनौती है वो ये आती है कि कैसे बनाया जाए। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो भी गुड सेलेक्ट किया गया उसको कैसे बनाया जाए, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बिकॉज 2 तरह की टेक्नोलॉजी है मेन, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर मशीनों का प्रयोग करेंगे तो देश में रोजगार के अवसर कम से कम होंगे, तो वो एक समस्या है कैपिटल इंटेंसिव मशीनों के प्रयोग में। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी, खर्चीली होगी ज्यादा, तो वो एक समस्या है लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। तो दोनों ही मुख्य रूप से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चुनाव करना पड़ता है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही सही तरीके से उत्पादन को किया जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम इज मेनली रिलेटेड टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, विच टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मेन प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो भी उत्पादन कर लिया गया है अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कहने का मतलब है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, क्योंकि लोगों के पास जितना इनकम होगा लोग उसके अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे, लोग उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिसने जितना काम किया उसको उसके काम के हिसाब से पैसा बांटे, या फिर आप इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सबको बराबर से इनकम बांट दीजिए ताकि देश में इक्वालिटी बनी रहे और सभी व्यक्ति जो है, सभी लोग जो है देश के, वो समान रूप से डिमांड करें।
तो ये मेन 3 प्रॉब्लम है जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये कह रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम इकोनॉमी का संबंधित है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के टेक्नोलॉजी से संबंधित। मैंने 3 में से आपको अभी बताया कि हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है दिस इज मेनली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके उत्पादन को किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हाउ टू प्रोड्यूस, ये इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, देखो हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट क्वांटिटी ये दोनों बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इस सवाल के सही जवाब में, ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल गया है, हाउ टू प्रोड्यूस इज द राइट आंसर, बिकॉज ये समस्या संबंधित है किससे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो है जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं उसका समय आपसे पूछा जा रहा है, क्या है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई टू 30 जून। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन नंबर डी है 1 अगस्त टू 31 जुलाई। ओके, इसका आंसर जो है ये आप सबको पता है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स, मैक्रो की बात मैं कर रही हूँ, तो तमाम कॉन्सेप्ट में हमने इस एक पर्टिकुलर टर्म को हर बार यूज किया है कि टाइम पीरियड बताइए फाइनेंशियल ईयर का। तो कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो हमारा एक फिक्स टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, और मैक्रो में फिक्स टाइम पीरियड का मतलब 1 ईयर है, और वो 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर है जिसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। पहले तो आप ये बात जान लीजिए, फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम है, और इंडियन इकोनॉमी का जो वित्तीय वर्ष है फिस्कल ईयर है जिस दौरान देश के तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मापा जाता है, मेजर किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो फिस्कल ईयर इंडियन इकोनॉमी में 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर नहीं है, 1 जुलाई टू 30 जून भी नहीं है, 1 अगस्त टू 31 जुलाई भी नहीं है। ऑप्शन सी 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, इससे जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर हम फाइनल करते हैं, फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 पे चलेंगे। चैप्टर 2 जो कि यूनिट 2 है, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। तो उस यूनिट पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, सो दैट कि जब हम एमसीक्यूज करें तो आपको भी जवाब साथ साथ में आता हुआ हो। थैंक यू।